कभी कभी हमारा इम्प्लांट काफ़ी ज़्यादा बकली प्लेस्ड होता है, उसके वजह से हमें क्राउन बनाने में परेशानी आती है, उतने एंगल का अपार्टमेंट हमें नहीं मिल पाता। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम स्मार्ट अपार्टमेंट बना लें। स्मार्ट अपार्टमेंट बनाने के लिए हमें कास्टेबल अपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके सहारे हम बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्मार्ट अपार्टमेंट कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको डेंटल लैब से जुड़ी हुई वीडियो देखना पसंद है तो। और साथ में बेल आइकन दबा दे कि जब भी मैं अगली नई वीडियो डालूं तो आपको टाइम से इसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें इसका मॉडल तैयार करना है। मॉडल तैयार करने के लिए मॉडल तैयार करने का वीडियो हमने इससे पहले बनाया है। अगर आप को देखना है तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में। और अब मॉडल तैयार करने के बाद हमें एक हैक्स वाला अपार्टमेंट लेना है। तो ये अल्फ़ा बायो का अपार्टमेंट है, तो इसमें हम प्लास्टिक स्लीव्स के सहारे ही काम करेंगे। तो हेक्स वाला प्लास्टिक स्लीव है, कास्टेबल अपार्टमेंट है। अब इसको हमने लगा लिया मॉडल पे लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। हमें ध्यान ये रखना है कि स्क्रू पूरी तरह से टाइट हो। अगर स्क्रू लूज होगा तो हमें फिर परेशानी होगी। स्मार्ट अपार्टमेंट बनाने के लिए हम कुछ काम जो है सो वैक्सिंग में करेंगे, कुछ काम रेजिन से करेंगे और कुछ काम फिनिशिंग के टाइम हम ठीक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें रेजिन के सहारे एक बेस स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। बेस स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए रेजिन को हमें इस पे लगाना है। तो लगाने के लिए कुछ लोग ब्रश से भी रेजिन को लगाते हैं, कुछ कार्बर से। तो मैं भी कभी कभी कार्बर से भी लगा लेता हूँ, कभी कभी ब्रश से। तो इसमें मैंने कार्बर के सहारे ही लगाया है। तो रेजिन के सहारे हम इसका सबसे पहले बेस स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। बेस स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद ही हम आगे का कुछ काम कर सकते हैं। रेजिन के साथ एक दिक्कत और आती है कास्टेबल अपार्टमेंट में कि कई बार ये चिपकता नहीं रहता। मतलब अगर इसके अपार्टमेंट के चारों साइड है तब तो ये स्टेबल रहता है, लेकिन अगर हमें किन्हीं कारणों से अपार्टमेंट को आधा काटना पड़ गया और सिर्फ वो किसी एक साइड से, चाहे बक्कल साइड या लिंगुअल साइड से ही पूरा लगा हुआ है, तो चिपकता नहीं रहता। तो इसलिए थोड़ी सी हमें काम करने में मुश्किल तो होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम संभाल लेते हैं उसको। तो सबसे पहले इसका हमने बेस स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। बेस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हमारा जो है तो हो ही गया है। अब बेस स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद आगे का काम इसमें हम शुरू करेंगे। अभी इम्प्लांट के स्क्रू रिटेंड का इम्प्लांट में जब भी हम स्मार्ट अपार्टमेंट बनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसे कि एक तो उसका कॉलर जो है वो सही जगह पे बने इम्प्लांट का। और इम्प्लांट्स का जो अंदर का पार्ट है, जो गम्स के अंदर टाइट होगा, वो हमारा स्मूथ भी रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें रेजिन लगाते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि एक जो हमें क्राउन कटिंग होती है उस जैसा स्ट्रक्चर तैयार करना है। ये नहीं कि हमने बस मोटा कर दिया, बस कास्टिंग कर लिया और बना दिया, ऐसा नहीं। इसमें हमें प्रॉपर इसके स्ट्रक्चर को, जैसे क्राउन कटिंग का स्ट्रक्चर होता है वैसा बनाना है। रीज़न क्योंकि इसके ऊपर हमें कैप बनानी है। हमारा मेटल फ्रेम भी बनेगा, हमारा पीएफएम अगर बना रहे हैं तो मेटल फ्रेम भी बनेगा, अगर उसके बाद सिरेमिक भी लगेगा। अगर हम पीएफएम मेटल फ्री बना रहे हैं तो हमें मेटल फ्री के हिसाब से भी उसमें रखना है। वैसे मेटल फ्री बनाना इसमें ठीक नहीं रहेगा क्योंकि अंदर से मेटल काफ़ी ज़्यादा विजुअल होगा। तो इस पे तो बेसिकली पीएफएम ही बनाया जाता है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, जो जो चाहे वो बना सकता है। अदरवाइज मैं तो इस पे पीएफएम ही बनाना पसंद करता हूँ। और ये हम उसके बाद हम इस रेजिन की फिनिशिंग कर लेंगे। रेजिन की फिनिशिंग हमारी हो गई है। बक्कल साइड से जितना हमें ट्रिम करना था वो हमने ट्रिम कर लिया है। एक्स्ट्रा जो भी है रेजिन, जो कि रफ़ है, जो कि अनसेफ है,
उस अनसेप रेजिन को हम ट्रिम कर लेंगे बर और स्टोन के सहारे। और ट्रिम करने के बाद इसमें हमें वैक्सिंग का काम तब शुरू करेंगे। तो ये हमारा ऑलमोस्ट ट्रिमिंग का काम हो चुका है पूरा। इसमें ट्रिमिंग में ये ध्यान रखना है कि हमारा जो हैक्स है, अपार्टमेंट का हैक्स ना ट्रिम हो जाए। हैक्स ट्रिम हो गया तो अपार्टमेंट ख़राब हो जाएगा। अपार्टमेंट बहुत महंगा होता है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर गलती हमारी होगी तो हमें अपनी जेब से भरना पड़ेगा। एक बार डॉक्टर तो हमें सिर्फ एक बार देगा, या फिर हम डॉक्टर पे एक ही बार का चार्ज लगा सकते हैं। तो इम्प्लांट का काम करते टाइम हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना ही रखना चाहिए, नहीं तो हमारा नुकसान हो सकता है। अब एक बार जब ट्रिमिंग का काम कंप्लीट हो गया तो फिर हम वैक्सिंग पे आ जाएंगे। वैक्स के सहारे इसमें हमारा ऑलमोस्ट रेजिन से ही शेप कंप्लीट है। तो वैक्स सिर्फ और सिर्फ एक लेयर लगानी होती है, जिससे कि एक तो हमारा स्ट्रक्चर स्मूथ हो जाए और वैक्स की एक लेयर अप्लाई हो जाए, ताकि कास्टिंग के टाइम में दिक्कत ना आए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर रेजिन के सहारे हम बना के अगर कास्टिंग करें तो कास्टिंग में दिक्कत आती है, रिंग क्रैक होने का डर रहता है। वैसे सिंगल यूनिट से नहीं होता, लेकिन जब आप कोई बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर या बहुत सारे यूनिट हैं और उसको अगर हम कास्टिंग में डालते हैं सिर्फ रेजिन को, तो हमारे रिंग को ये क्रैक कर सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे एक लेयर वैक्स का तो लगाना ही लगाना है इसके ऊपर। अब जैसे वैक्स के सहारे हमारा ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब जहाँ जहाँ से थोड़ा बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ी बहुत हम इसमें वैक्स के सहारे शेपिंग बनाएंगे। शेप बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा मेटल फिनिशिंग के टाइम में हमारी मेहनत काफ़ी बढ़ जाएगी। तो जैसा हमारा क्राउन कटिंग होता है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा लगभग बन चुका है। अब इसके बाद आगे का काम शुरू होगा। इसको जब ऊपर का स्ट्रक्चर बन जाता है तब हमें एक बार इसको अनस्क्रू करके अंदर भी स्मूथ करना होता है। वो भी हम देखेंगे इसमें कि अंदर कैसे स्मूथ करना है, कहाँ पे लगाना है वैक्स, कहाँ पे नहीं लगाना है, ये भी देखेंगे। क्योंकि ये अंदर जो गम्स के अंदर वाला पार्ट है, जो गम्स के अंदर जाता है, वो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान से काम करना होता है। क्योंकि अगर वो रफ़ रह गया तो पेशेंट को चुभेगा चुभेगा इम्पिंच करेगा गम्स में, पेशेंट पहन नहीं पाएगा। तो वो हमें स्मूथ रखना है। तो जब हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया ऊपर वाला, तब उसके बाद हम इसको अनस्क्रू कर लेंगे। अनस्क्रू करने के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद हम देखेंगे कि एक तो जो गम्स लाइन जहाँ से टच हो रही है, उस गम्स लाइन को ना छेड़ते हुए उसके नीचे एक लेयर बहुत पतली सी वैक्स की लगानी है, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ हमारा अंदर वाला एरिया स्मूथ हो। बहुत ज़्यादा मोटा कर देंगे तो फिर फिटिंग में दिक्कत आएगी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला एरिया स्मूथ करना है। और स्मूथ करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो वैक्स हम लगा रहे हैं वो वैक्स हमारे हैक्स पे ना जाए। हैक्स पे चला गया तो फिर फिटिंग में दिक्कत आएगी। तो हैक्स पे वैक्स बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हैक्स के ऊपर एक कॉलर सा बना होता है, उस कॉलर से ऊपर ऊपर सभी को हमें स्मूथ कर लेना है वैक्स के सहारे। इससे हमें कास्टिंग के बाद फिनिशिंग में काफ़ी आसानी होगी। और फिनिशिंग के बाद जब हम अंदर वाला एरिया पॉलिश करेंगे तो उस टाइम पॉलिश करने में भी हमें आसानी होगी, वो क्योंकि पहले से ही स्मूथ होगा। अगर हम स्मूथ नहीं करेंगे तो हमें उस टाइम रफ रहेगा, कहीं पॉलिश होगा कहीं पॉलिश नहीं होगा, कनकैविटी बन जाएगी, फूड लॉजमेंट की दिक्कत आएगी और इम्प्लांट फेल होने का डर रहेगा। जब भी आप इस टाइप के काम डॉक्टर को बना के देते हो तो डॉक्टर ये सारी चीज़ें ध्यान से देखता है। इन छोटी छोटी चीज़ों के सहारे ही आपका काम अच्छा बनेगा। तो काम इम्प्लांट का काम, स्पेशली इम्प्लांट का काम करते टाइम हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दूसरे तरीके से बनाते होंगे। मैं ये नहीं कहता उनका तरीका गलत है, लेकिन जो मैं काम करता हूँ मैंने अपना तरीका इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। अगर कुछ गलती हो या फिर अगर आपको लगता है कि मैं इसको और बेटर बना सकता हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर आप मुझे इसके बारे में राय दें, अपनी सलाह दें, ताकि मैं अगली बार
जब भी वीडियो बनाऊं तो और बेटर तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँ। तो उसके बाद हो गया। इसके बाद हम जब सारी चीज़ें हो, वैक्सिंग का काम कंप्लीट होने के बाद नॉर्मल हम कास्टिंग कर लेंगे। कास्टिंग करने में हमें अपार्टमेंट का पोर कैसे करना है इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद कास्टिंग करने के बाद फिर इसको हम साफ़ करेंगे। साफ़ करने के लिए हमें मैक्सिमम टाइम पतले वाले स्टोन्स यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि अंदर का जो स्क्रू होल होता है वो हमारा 2 mm या 2.5 mm मैक्सिमम, इससे ज़्यादा बड़ा होता नहीं है। तो हम इससे ज़्यादा मोटा बर यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा की होल काफ़ी बड़ा हो जाएगा और उसके वजह से भी हमें दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे हमारी फिटिंग हो गई है कंप्लीट। अब इसकी हम फिनिशिंग करेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा सफरू है और बाकी चीज़ें हैं वो तो हमें एलएम डिस्क, एलएम या फिर जो भी आप रसिस्टा या जो भी डिस्क आप यूज़ करते हो मेटल ट्रिमिंग के लिए, उस डिस्क के सहारे आप इसको ट्रिम कर ले। ट्रिमिंग के बाद यहाँ हमने इसकी ट्रिमिंग कर ली है। जो भी जहाँ से भी हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लग रहा है या फिर जो स्मूथ सरफेस नहीं है उसको हम स्मूथ करेंगे। जो एक्स्ट्रा लग रहा है एक्स्ट्रा मेटल की ट्रिमिंग करके हटा देंगे और हमें इसको प्रॉपर शेप में लेके जाना है। जिस शेप में अपार्टमेंट हमें क्राउन कटिंग का अपार्टमेंट होता है, उस शेप में हमें अब इसकी फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग ऑलमोस्ट जो है सो हो ही चुकी है। अब इसका आगे का काम जो होगा वो हम बर के सहारे करेंगे। बर हम इसमें 702, 703 और 701 तीनों बर की ज़रूरत पड़ जाती है कई बार। तो यहाँ मेरा काम 701 और 702 नंबर के बर से हो जाएगा। आप अगर आपके पास डायमंड कोटेड बर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो कई चीज़ों से कर लेता हूँ, डायमंड कोटेड बर से भी कर लेता हूँ। अगर कई बार डायमंड कोटेड बर नहीं होता किन्हीं कारणों से, तो मैं नॉर्मल जो हमारा मेटल फिटिंग के लिए बर यूज़ किया जाता है, मेटल कटिंग के लिए जो बर यूज़ किया जाता है, मैं उस बर के सहारे भी कर लेता हूँ। अब ये हमारा जो भी एक्स्ट्रा मेटल था वो सारा ट्रिम हो गया है। अब हम इसको बर के सहारे इसकी शेपिंग करेंगे। ये जिंजावा के साथ ही हमें करना चाहिए। रीजन जिंजावा से हमें अपने कॉलर को बनाने का एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमें अपना कॉलर कहाँ रखना है। तो ये ऑलमोस्ट मेटल ट्रिमिंग का काम हो गया है। अब यहाँ पे मैंने 701 नंबर का बर लगाया है और उसके सहारे मैं एक कॉलर क्रिएट करूँगा। कॉलर ताकि जो है क्राउन जो मैं वैक्स पैटर्न बनाऊँ वो कंप्लीट जाके उस पर रेस्ट करे, तभी इम्प्लांट की एक परफेक्ट फिटिंग हमें मिल पाएगी। अदरवाइज़ इम्प्लांट के अंदर जो हमारे क्राउन की परफेक्ट फिटिंग मिलेगी नहीं। हमें 701 नंबर या 702 नंबर या जो भी बर हम चला रहे हैं, बर चलाते टाइम हमें काफ़ी सावधानी रखनी है। नहीं तो क्या होता है, बर कई बार ज़्यादा प्रेशर के वजह से बर टूटने का भी डर रहता है। और बर अगर ज़्यादा प्रेशर में हम चलाते हैं तो साथ वाले दांतों को भी हम डैमेज कर सकते हैं। अगर हमारा साथ वाला दांत डैमेज हो गया तो हमें बिल्डअप में दिक्कत आएगी, हमारे कॉन्टैक्ट्स अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो इन चीज़ों का तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अब जब ये आपकी फिनिशिंग कंप्लीट हो जाए तो आती है बारी मेटल पॉलिश करने की। तो जिस एरिया पे हमें क्राउन बनाना है उसको हमें पॉलिश नहीं करना है। पॉलिश कर देंगे तो फिर वो सीमेंट उस पर रुकेगा नहीं। तो जो पार्ट हमारा गम्स के अंदर जा रहा है इंक्लूडिंग हैक्स, इनको हमें पॉलिश करना है। पॉलिश करने के लिए जो भी आपका पॉलिशिंग रबड़ है उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें तो मैंने जो रबड़ यूज़ किया है वो वाइट कलर का रबड़ है मेरे पास मेटल पॉलिशिंग के लिए, वो यूज़ किया है मैंने। अब
पॉलिशिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान, सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि हमारा हैक्स, क्योंकि हैक्स पे अगर हमने ज़्यादा प्रेशर से पॉलिश कर दिया तो हैक्स या तो ज़्यादा ट्रिम हो जाएगा या फिर हैक्स शॉर्ट हो जाएगा। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और जो भी पार्ट गम्स के अंदर है उसकी अच्छे से पॉलिशिंग कर लेनी है प्रॉपर स्मूथनेस के साथ, ताकि जो है वो ज़रा सा भी इनपिंच ना करे। ये इसका और एक फ़ायदा जो होता है वो ये है कि पॉलिश होगा तो वहाँ पे फूड लॉजमेंट की दिक्कत नहीं होगी और इम्प्लांट की लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी। तो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो इस वीडियो में आप कमेंट करें और हम मुझे अपना सुझाव दें। थैंक यू।